दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, ढेर सारे लोग नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने डेयरी फार्म को अपग्रेड करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जब आप एक अपना डेयरी बिजनेस प्लान तैयार करते हैं तो उनमें ध्यान रखें। दोस्तों, ये टिप्स जो हैं ये आपके लिए एक गाइडलाइंस हैं। आप इनको यदि फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, डेयरी फार्म, जब भी आप डेयरी फार्म की बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये आसान काम है, आसानी से किया जा सकता है और बहुत सारे लोग इसमें अट्रैक्ट होते हैं और कई बार वो कुछ गलत तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में नेगेटिविटी फैल जाती है। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप डेयरी फार्मिंग के बारे में सोचते हैं या डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं या उसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो एक अच्छा बिजनेस प्लान आपके पास होना अति आवश्यक है। और किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सारी चीजें, मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, कौन सी ब्रीड रखूंगा, किस तरीके से मैं उसकी मार्केटिंग करूंगा और कौन कौन से वो तरीके होंगे जिनसे मैं उसमें और ज्यादा इनकम बढ़ा सकूंगा। तो एक अच्छा सा बिजनेस प्लान आप जब भी बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखें वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका वाई क्लियर हो कि क्यों आप डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं। क्या आपको आसान लगता है या आपको लगता है कि इसमें ज्यादा मुनाफा है या आप किसी सक्सेसफुल फार्मर को देखकर उसमें एंटर करना चाहते हैं या किसी बैंक से या किसी योजना में आपको लोन मिल रहा है और उस लोन को सेटल करने के लिए आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका वाई बिल्कुल क्लियर हो कि आप जाना कहां चाहते हैं और डेफिनेटली अगर आपका ये क्यों करना चाहते हैं ये, या उसको हम इंग्लिश में अगर सोचें तो उसको विजन बोलते हैं, या आपका उद्देश्य क्या है, वो अगर क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अपना क्यों क्लियर करें कि वाई यू वांट टू एंटर इन दिस बिजनेस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेयरी फार्मिंग का जो धंधा है मुश्किल तब होता है जब आप उसको तरीके से ना करें, और इसको आसान बनाया जा सकता है, आसान नहीं है, लेकिन आप अगर सही तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अपनाते हैं तो डेफिनेटली इसको आसान बनाया जा सकता है। और अगर आप इसके जो साइंटिफिक तरीके हैं या सही तरीके से नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इसमें असफलता भी निश्चित होती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि आप वाई क्लियर कर ले, तैयार रहे मेहनत करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि आपके लिए ये नया काम है। हो सकता है आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो, जो कि अक्सर लोगों को होता है डेयरी फार्मिंग के बारे में, और सबसे बड़ी इसकी कमजोरी भी यही है और इस बिजनेस की ताकत भी यही है कि इसमें कोई भी एंटर कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है और आप अपने आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब भी आप अगर सफलता की ओर बढ़ते हैं तो आपको तैयारी अति आवश्यक है। जो कि लोग गलती करते हैं वो तैयारी नहीं करते हैं। तो पहला हो गया वाई क्लियर करें। दूसरा जो है वो है ट्रेनिंग लेना। आप इस प्रोजेक्ट को बनाने की जो प्रक्रिया है, आप जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेनिंग अवश्य ले लें, ताकि आपको अनुभव हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए उस एनिमल के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में, किस तरह का बिजनेस है, मार्केट किस तरह का होता है। तो उस ट्रेनिंग को आप अवश्य ले लें। आप वेटनरी कॉलेज से लें, एनडीडीबी से लें, एनडीआरआई से लें, किसी डेयरी फार्म से लें, लेकिन जहां से भी आपको नॉलेज मिलता है उस डेयरी फार्म के बारे में आप पूरी तरह से नॉलेज लेकर तैयारी से उतरेंगे तो मैं आपको बोलता हूं कि सफल होने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, उसके बाद है उसके मार्केट के बारे में, क्योंकि इनकम जो जनरेट होगी वो मिल्क प्रोडक्शन से होगी, और जब तक मिल्क प्रोडक्शन जो भी हुआ है उसकी अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप मार्केट को जरूर रिसर्च कर लें कि आपका टारगेट
मार्केट कौन सा है, किस कंज्यूमर को आप टारगेट करना चाहते हैं और आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आएंगे। लिक्विड मिल्क में जाएंगे या आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाएंगे या आप डेयरी प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो आप पूरा एक रिसर्च कर लें, उसके बारे में समझ लें, उसका मार्जिन के बारे में समझ लें, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको एक कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है, क्योंकि इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो काफी कम होती है। तो अच्छा होगा कि आप प्रोडक्शन के पहले मार्केटिंग की तैयारी कर लें, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो जितने जल्दी हो सके आप मार्केट में उसको कंज्यूम करा सके, जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट हो सके। चौथा जो पॉइंट है वो है लोकेशन। तो आप लोकेशन जब सेलेक्ट करते हैं डेयरी फार्म की, तो आप ये जरूर देख लें कि वहां पे जो आप जो एनिमल्स को रखना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां फैसिलिटीज होना अति आवश्यक है। जैसे आपको पता है कि डेयरी फार्म पे सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो फीडिंग का होता है। उन्हें हरे चारे की आवश्यकता पड़ेगी, उनको भूसे की आवश्यकता पड़ेगी, उनको फीड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जहां पे मैं डेयरी फार्म स्टैब्लिश कर रहा हूं वहां पर क्या मैं ये सारी व्यवस्थाएं आसानी से कम कीमत पर कर सकता हूं अथवा नहीं। आप ये भी देखें कि वेटनरी केयर के लिए वहां पे हॉस्पिटल है या नहीं। कोई अगर एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आसपास से कितनी दूर से मैं एक्सपर्ट्स को अरेंज कर सकता हूं। तो आप पहले से ही ये अपने पास ये जो प्रोजेक्ट बनाएंगे या जो बिजनेस प्लान बनाएंगे उसमें सारी चीजें ये आप कैलकुलेट कर लें, उनको चेकआउट कर लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो है वो है इंडक्शन ऑफ एनिमल्स को किस तरीके से लेकर आएंगे, आपका प्लान क्या है, कितने एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे और कौन सी ब्रीड के एनिमल्स होंगे या कौन सी नस्ल के पशु होंगे आपके पास। आप साहिबाल रखेंगे, गिर रखेंगे, क्रॉस ब्रेड रखेंगे या एचएफ या जर्सी, आप कौन सी ब्रीड के साथ काम करना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट आप पहले से ही समझ लें, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उसकी ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट, उसकी जो बीमारियां होती हैं उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे। ये सारा नॉलेज एक्चुअली बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और इसमें काफी समय लगता है। तो मेरा ये कहना है कि आप अच्छे से करें और स्टार्ट करने के पहले कम से कम 6 महीने आप इस सब काम में जरूर लगाएं, उनको देखें, समझें और जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर करने के बाद ही आप इस बिजनेस में उतरें। उसके बाद जो बता रहा था अभी कि ब्रीड सिलेक्शन एंड इंडक्शन ऑफ एनिमल, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो 5 पशु लेकर आइए, उनके साथ काम करिए, उनकी रिक्वायरमेंट को देखिए, फिर 10 करिए, फिर 15 करिए। फिर आप एक बार जब आपको समझ में आ जाता है सारा कुछ कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे ये जो कॉन्फिडेंस है वो आ गया है, तो आप फिर उसके बाद 50 एनिमल, 100 एनिमल, 200 एनिमल तक आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि छोटे से शुरुआत करें और बड़ा सोचें। छोटे से शुरुआत और बड़ा सोचें तो डेफिनेटली आप सफलता आपके कदमों में होगी और आप सफल होंगे। दोस्तों, उसके बाद जो है कि आप ये भी प्लान बना के रखें कि जब इसको डेयरी फार्म मेरा सफल होगा तो मैं किस तरीके से इसको एक्सपांड कर सकता हूँ। क्या मैं इसमें बायोगैस प्लांट लगा सकता हूँ, क्या मैं इसमें जो ऑर्गेनिक खाद का उपयोग किस तरीके से कर पाऊंगा। आसपास की जमीन अगर मेरे पास है तो आपके पास बहुत ही अच्छी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशली मैंने देखा है कि लोग इसको अवॉइड करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि किसी भी डेयरी फार्म पर मिल्क प्रोडक्शन एक सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट होता है। उसके बाद जो डेयरी फार्म का सबसे बड़ा जो बाई प्रोडक्ट होता है वो है गोबर और यूरिन। अगर आपने मिल्क के साथ साथ गोबर और यूरिन की इकोनॉमी को भी आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आपके जो कैश फ्लो में बहुत बड़ा अंतर आएगा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अगर आप उसके गोबर से खाद बना लें या ऑर्गेनिक खाद बना लें, केचुए की खाद बना लें, उसको उपयोग करें अपने फार्म पे अगर आपके पास जमीन उपलब्ध है, और अगर आप उपयोग करने के बाद भी बचती है तो आप मार्केट में भी उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप यूरिन का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और
साथ में जो कि मैंने बहुत सारे डेयरी फार्म्स पर देखा है कि वो बड़े अच्छे से साइंटिफिक तरीके से बायोगैस प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है, जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, साथ साथ में उनको जो जो रसोई गैस है उसके भी उनके खर्चे बचते हैं। तो अगर आप इनोवेटिव तरीके से सोचेंगे तो डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ आप वेस्ट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर करते हैं तो वहां से भी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एस्पेक्ट और है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आप देखिए कि आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, लोन कहाँ से मिलेगा और उसको किस तरीके से आप उसको खर्च करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को लोन मिलता है और वो बहुत ज़्यादा पैसा उसकी हाउसिंग पे खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े शेड बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स खरीदने के लिए उनके पास बहुत कम पैसा बचता है। तो मेरी आपको एक ही रिकमेंडेशन है, एक ही बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाउसिंग पे फैंसी तरीके से, मॉडर्न तरीके से आप मत जाइए। आप एनिमल्स पे ज़्यादा खर्च करिए, हाउसिंग पे थोड़ा सा कम करिए, धीरे धीरे उनकी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खर्च करिए ताकि आपको थोड़ा सा कैश फ्लो आपका प्रॉपर बना रहे। फिर आप धीरे धीरे करके मैकेनाइजेशन पे जाइए, मिल्किंग मशीन्स पे जाइए, मिल्किंग पार्लर्स पे जाइए, लेकिन फार्म स्टार्ट होने के पहले बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन पे पैसा खर्च मत कीजिए। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। साथ में सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ करनी पड़ेंगी कि मिल्किंग कहाँ कराएंगे, आप एनिमल्स का जो ट्रीटमेंट कराएंगे वो कहाँ कराएंगे, आप स्टोरेज कहाँ होगा, आपका जो मिल्क होगा उसको आप किस तरीके से वहाँ पे चिल्ड कराएंगे, उसको उसकी सेल्फ लाइफ ताकि बनी रहे। तो ये सारे के सारे अरेंजमेंट आप पहले से कर लें, एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाएं और आपको जहां भी मेरी ज़रूरत होती है तो मैं भी आपके साथ हूं। बहुत सारे लोग हैं, तो आप याद रखिए जब डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो आप कोशिश करिए कि न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट जो है उसकी हेल्प जरूर लीजिए ताकि आप प्रॉपर फीडिंग करा पाएं एनिमल्स को। और अगर आप प्रॉपर फीडिंग कराएंगे तो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एनिमल्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उनका रिप्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। तो आप लोगों की मदद लीजिए और फिर आप अच्छे से काम स्टार्ट करिए। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा आपके साथ हूं। जय हिंद।